नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में स्टार्टिंग में आपको 10 क्वेश्चन दिया जाता है और 10 क्वेश्चन जिसको हम सॉल्व कराएंगे। इसके अलावा अन इन्फॉर्मेशन जो भी होगा उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही इसी प्रोग्राम में टॉपिक ऑफ डे की बात करें तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कंसेप्ट चर्चा का विषय बना होगा उसके बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप के अनुसार समाचार पत्रों में जो जगह सुर्खियों में होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए, करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है। कर बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 एशिया पैसिफिक में किस बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक के नाम दिया गया है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक जो है, ये चार ऑप्शन है। इस चारों ऑप्शन में से कोई एक बैंक होगा तो ये हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिएगा क्यों दिया गया है आखिर ये पुरस्कार जो है। देखिए, उत्कृष्टता प्रदर्शन और नवाचार और बैंकिंग क्षेत्र के उद्योग में अच्छी तरह से काम करना और अच्छा प्रदर्शन करने के कारण यह पुरस्कार दिया गया है। साथ ही जो है ग्राहक सेवा को सुविधा और सुरक्षा जो है इनके द्वारा किया गया है, जिसके चलते ये पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, अब हम ये बात कहने जा रहे हैं कि भारत में तो बैंक की जब हम बात कर रहे हैं तो बैंकों की राष्ट्रीयकरण कब हुई थी ये हम लोग जान जाते हैं। तो बैंकों की राष्ट्रीयकरण जो है 1969 में 14 बैंकों की राष्ट्रीयकरण हो रही है। ठीक है, कितने बैंक की? 14 बैंक की राष्ट्रीयकरण हो रही है 1969 में। ठीक है भाई साहब, राष्ट्रीयकरण हो रही है, 14 बैंकों की राष्ट्रीयकरण हुई। लेकिन दो 1980 में 1980 में फिर 6 बैंकों की राष्ट्रीयकरण हो जाती है। कितने बैंक की? तो भाई 6 बैंकों भी फिर राष्ट्रीयकरण हो जाती है, यानी कि 14 और 6 क्या हो गया, 20 बैंकों की राष्ट्रीयकरण हो गई। लेकिन एक ऐसा समय आता है, एक ऐसी दिन आती है जब ये 20 बैंकों के राष्ट्रीयकरण को तोड़कर अब 12 बैंकों को राष्ट्रीयकरण, मैंने भारत में अब कितने बैंक राष्ट्रीयकृत है? तो 12 बैंक है। ठीक है, आपसे पूछ देगा अभी फिलहाल में कितना है, तो 12 बैंक है। आखिर ये बीच में 8 बैंकें गई कहां से? तो एक बैंक दूसरे बैंक में विलय होकर सरकार इसको 2017 से लेकर 2020 के बीच में ये पूरा कर लिया काम, यानी कि 12 बैंक को ही छोड़ा हुआ है। ठीक, इसके बाद देखा जाए देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सी है? तो वो हमारा बैंक जो होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इतना बात याद रखिएगा कि कौन होगा, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसी बैंक है जो देश तो छोड़ो विदेश में भी इसकी शाखाएं खोली गई है। ठीक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना पूछे तो 1955 में इसकी स्थापना किया जाता है। वहीं पर अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना किया जाता है। ठीक, एचडीएफसी के पूछे आपसे तो 1994 में एचडीएफसी को किया जाता है। आईसीआईसी बैंक को भी पूछे तो 1994 में इसकी स्थापना किया जाता है। तो हम लोगों को बैंक से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन जो बनने वाला था एग्जाम में से हम आप बता दिए आपको। ठीक है, आइएगा ऑप्शन नंबर देखा, सॉरी दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। 2025 के लिए टाइम्स मैगजीन का पर्सन पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर है एआई के आर्किटेक्ट के लिए, सामाजिक कार्यकर्ता के लिए, या राजनीतिक कार्य नेता के लिए, या सैन्य शक्ति के लिए। तो ये जो है एआई के लिए चुना गया है। ये सम्मान जो है किसी खास व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, बल्कि एक समूह को दिया जाता है जो एआई का नींव रखा है। यानी कि 2025 में अगर जो आपको देखा जाए तो एआई के माध्यम इतनी चर्चाएं बढ़ गई, एआई से रोबोट की भी चलाया जा रहा है, एआई से बड़ी बड़ी अब कंपनियां जो है एआई को अपनाई जा रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको प्रचार प्रसार जो किया, ठीक है, तो एआई के माध्यम से ही किया गया था। चलिए आगे देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, वो कौन सा देश 2025 में भारत के साथ
औषधि गुणवत्ता के लिए भारतीय फार्माकोपिया मानक को अपनाने हेतु समझौता किया और हस्ताक्षर किया, ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। आपके सामने जो है ऑप्शन नंबर ए है, घाना किया है, या नाइजीरिया किया है, या लाइबेरिया किया है, या केनिया किया है। चार ऑप्शन है, इस चार ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये लाइबेरिया है। ठीक है, लाइबेरिया जो है हस्ताक्षर किया है। अब देखिएगा, ये गुणवत्ता औषधि जो है ये एक एक प्रकार की एक पुस्तक है। उस पुस्तक में औषधि से संबंधित आपको जानकारियां मिलेगी, कि दवा के बारे में आपकी जानकारियां मिलेगी इस पुस्तक में। तो इसी पुस्तक के लिए उसको लाइबेरिया में हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, अब ये लाइबेरिया है क्या? तो दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है ये लाइबेरिया। घाना भी दक्षिणी अफ्रीका में का है, ये गिनी के खाड़ी पर स्थित है घाना। याद रखिएगा, घाना आपसे पूछ दे तो गिनी के खाड़ी पर है। ठीक है, गिनी के खाड़ी तट पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। और आपका नाइजीरिया भी वो है, ये वहीं पर है। ठीक है, केनिया भी हमारा जो है अफ्रीका महाद्वीप में ही एक देश है, और ये जो है भूमध्य सागर जो है उसके भूमध्य रेखा के पास स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के पास हम लोग पहुंचते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 2026 में भारत में किस पारंपरिक भारतीय खेल की पहली कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप होगा? आपके ऑप्शन दिया है कि कबड्डी के लिए, ठीक है, कबड्डी, बैडमिंटन, कुश्ती या खो खो। तो बस आप इतना याद रखिएगा कि खो खो का किया जाएगा। ठीक है, खो खो। ठीक, खो खो। अब देखिएगा, खो खो की जब बात आ गई तो खो खो में आपसे पूछ देगा कि खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो याद रखिएगा, खो खो में 9 खिलाड़ी खेलते हैं, कुश्ती में आपसे 2 हो जाते हैं, कबड्डी में आपसे भाई साहब पूछे तो कबड्डी याद रखिएगा 7, बैडमिंटन में 2 या 4 भी होते हैं, 2 या 4। ठीक है, युगल में खेले तो 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर अगर जो देखते हैं तो मेजबानी 2026 यानी कि 3 मार्च को यह किया जाएगा, और इसमें 24 देश से ऊपर भाग में 24 देश भाग लेगा। इतना याद रखिएगा, इसमें कितना भाग लेगा देश? तो 24 देश जो है भाग लिया करेगा। 2026 का CWG जो है कॉमनवेल्थ कहां पर होगा? तो 2026 का कॉमनवेल्थ जो होगा वो ग्लासगो, स्कॉटलैंड। याद रखिएगा, 2026 पूछेगा कि CWG यानी कॉमनवेल्थ कहां पर होगा? तो ये होगा स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। ठीक है, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में ये आयोजित किया जाएगा। भारत में भी 2030 में कॉमनवेल्थ होने वाला है। भारत में याद रखिए कि भारत में 2030 में कॉमनवेल्थ होने वाला है। कहां पे होगा भाई साहब? तो ये होगा अहमदाबाद में। ठीक है, ठीक है, अहमदाबाद में होगा। चलिए, तो ये यहां से हम लोग देख लिए, जानकारी कुछ मिल गया। चलिए भाई आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए कर भारतीय भाषा उत्सव 2025 इस साहित्य के जयंती मनाने के लिए आयोजित किया गया था। तो ये महाकवि सुब्रमण्यम भारती की एक पुस्तक थी, उसी पुस्तक के लिए ये किया गया था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उनकी एक पुस्तक जो है गीतांजलि के नाम सुनेंगे। इनकी पुस्तक जो है गीतांजलि है, गीतांजलि है। ठीक है, इनकी पुस्तक जो है गीतांजलि है। उसके बाद है कि सरोजिनी नायडू जो है, इसमें आप ये सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुकी है, और सरोजिनी नायडू को भारत के कोकिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का कोकिला कहा जाता है, भारत का कोकिला कहा जाता है। चलिए, और वंदे मातरम जो गीत है, तो वो वंदे मातरम गीत, एक चलिए, वंदे मातरम गीत जो है उनके ऑप्शन नंबर जो है 4, हाँ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा ये जो है उनके लिए गाया, उनके द्वारा ये गीत गाया गया था। चलिए
आगे देखते हैं हम लोग। कर्क वर्ल्ड इनक्वालिटी रिपोर्ट 2026 के अनुसार 2026 के अनुसार और 2025 में भारत के राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत हिस्सा टॉप 10% के लोगों के पास पड़ा हुआ है। तो देखिएगा, भारत में आर्थिक असमानताएं दुनिया में देखा जाए तो सबसे ज्यादा भारत में आर्थिक असमानताएं हैं। भारत में देखा जाए तो अमीर और गरीबों के बीच एक ऐसी खाड़ी पाई जाती है जिसको आज तक ले भरपाई नहीं हो पाया। क्या भविष्य में इसकी भरपाई हो पाएगी? सरकार के द्वारा तो कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है कि गरीबों को एक लेवल में लेकर आया जाए, लेकिन शायद ये खाड़ी बीच की नहीं भर पाएगी और ये खाड़ी कहीं ना कहीं जो है आगे बने ही रहेगी। चलिए ठीक है, तो कहा गया भारत के 10% ऐसे लोग हैं जिनके पास 58% इनकम जो है वह उनके पास पड़ा हुआ है, और 2/3 याद रखिएगा, 2/3% ऐसे 2/3 भाग ऐसे हैं जिनके पास जो है संपत्ति जो है पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिएगा। अब भारत में ऐसे कुछ लोग हैं क्या? तो भारत में मुकेश अंबानी की बात करेंगे और अडानी की बात करेंगे तो मुकेश अंबानी के पास 105 बिलियन डॉलर है। ठीक है, 105 बिलियन डॉलर जो है इनके पास संपत्ति जो पड़ा हुआ है। वहीं पर अडानी के पास देखें तो 92 डॉलर यानी कि 92 बिलियन डॉलर जो है इनके पास संपत्ति पड़ा हुआ है। तो सब तो यही लोग हैं भाई। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर इतना हो गया हमारा, सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। 7वां नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, करके वैज्ञानिका विज्ञान साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो आपके सामने जो है, आपके सामने ऑप्शन है, मुंबई में किया गया है, साथ ही साथ ये कहा गया कि मुंबई में, उसके बाद पुणे में, पुणे के साथ नई दिल्ली में, नई दिल्ली के साथ आपको बेंगलोर में भी किया गया है। कहाँ पे किया गया है आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का ही, राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो है उसी का एक हिस्सा है। ठीक है, और ये विज्ञान भारती के द्वारा, विज्ञान भारती याद रखिएगा कहाँ पे किया गया, तो ये मुंबई में किया गया है। विज्ञान भारती, विज्ञान भारती, विज्ञान भारती और IIMT पुणे। ठीक है, IIMT पुणे के द्वारा ये महोत्सव जो है किया गया है। ठीक है, चलिए इसका थीम अगर आपसे इसका थीम आपसे पूछ दे तो विज्ञान में समृद्धि आत्मनिर्भर, आपसे थीम पूछ दे तो विज्ञान में समृद्धि, विज्ञान में समृद्धि आत्मनिर्भर। ठीक है, विज्ञान में समृद्धि आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, विज्ञान में समृद्धि आत्मनिर्भर भारत। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 7 तो हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2025 FIH यानी कि FIH हॉकी जूनियर विश्व कप किस देश में खेला गया? तो देखिएगा ये 2025 के बारे में हमसे पूछ रहा है, तो सुनिए। जर्मनी जो है, इसका जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्पेन और जर्मनी जो है एक एक करके मतलब एक एक पॉइंट लेकर वो लोग बराबर में आ गए थे। ठीक है, बराबर में। और शूट आउट के बाद याद रखिएगा, शूट आउट के बाद जर्मनी जो है 3-1 से जापान को, 3-2 से जापान, स्पेन को क्या करता है, हरा देता है और अपने नाम क्या करता है, ये वर्ल्ड कप यानी कि हॉकी विश्व कप क्या करता है, अपने नाम कर लेता है। ठीक है, चलिएगा। और ये मुकाबला कहां पर हुआ था? तो रामकृष्णम, ठीक है, रामकृष्ण स्टेडियम जो है चेन्नई में। ठीक है, ये चेन्नई में होता है और भारत। अब सुनिएगा, ये हॉकी विश्व कप है
आपके मन में तो आया कि हॉकी विश्व कप जर्मनी तो लेकर चला गया, स्पेन को हरा कर लेकर चला गया, लेकिन क्या भारत इससे पहले क्या हॉकी विश्व कप जीता है क्या? आइए देखते हैं। भारत जो है, भारत हॉकी विश्व कप की बात करेंगे। भारत हॉकी विश्व कप 1975 में जीत हासिल करता है, ठीक है, 1975 में। और वो किस 1975 में जीत हासिल करता है, लेकिन वो किसको हरा के करता है? तो नल्ला पाकिस्तान को हरा कर करता है, ठीक है, पाकिस्तान को हराकर ये जो है हॉकी विश्व कप जो है अपने नाम करता है। लेकिन एक बात आपको बता देते हैं कि भारत तो अभी एक बार ही हॉकी विश्व कप जीता है, लेकिन पाकिस्तान जो है अपने हॉकी विश्व कप में देखो सुधार लाकर 4 हॉकी विश्व कप जीता है। कितना पाकिस्तान के पास भाई साहब, कितना है जो है? तो पाकिस्तान के पास जो है 4, ठीक है, पाकिस्तान से 4 हॉकी विश्व कप जीता हुआ है। क्या अब हॉकी जो है की शुरुआत क्या होती? हॉकी की शुरुआत जो जैसे गए, हॉकी प्राचीन सभ्यता में देखा गया कि ग्रीस और मिस्र और ईरान में देखा गया। ग्रीस, मिस्र और ईरान में पहले देखा गया कि एक छड़ी और गेंद के सहारे वो लोग खेलते थे। बाद में इसको 19वीं सदी में ब्रिटेन में इसको लगा। लेकिन आपको मालूम होगा कि ब्रिटेन के अधीन हम लोग थे, यानी कि हम लोग, भारत था ब्रिटेन के अधीन, गुलाम था भारत। फिर वो ब्रिटेन से भारत में आया हॉकी, और उसके बाद जब 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद होता है, और साथ ही 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान अलग होता है, तो इन दोनों देशों ने अपने राष्ट्रीय खेल के रूप में हॉकी को अपनाया। तो आपसे पूछ दे कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, भारत के राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आप कहिएगा कि भाई हमारा राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है, ठीक है। तो राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हमारा हॉकी है। पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? तो उसका भी क्या है भाई साहब? तो उसका भी हॉकी है, ठीक है। चलिए भैया आगे देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा भारतीय राज्य ने एआई संचालित साइबर अपराध प्लेटफॉर्म महाक्राइम ओएस एआई लॉन्च किया है? तो आपके सामने ऑप्शन नंबर है, देखा जाए ऑप्शन नंबर देखिए, कह रहा है कि कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात। इस 4 ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र देखिए, महाराष्ट्र के द्वारा ये लागू तो किया गया था। महाराष्ट्र के नागपुर में जो है साइबर अपराधियों को रोकने के लिए, साइबर क्राइम को रोकने के लिए स्टार्टिंग में नागपुर में 23 जिलों में लागू किया जाता है एआई आधारित, ठीक है, 23 जिला में लागू किया जाता है। लेकिन ये अच्छा और सुरक्षित ढंग से जब काम करने लगा तो 23 जिला कह रहे हैं, सॉरी, नागपुर जिले में 23 थानों में ये लगाया गया था। बाद में 1100 थानों में महाराष्ट्र में लगाया गया, 1100 थानों में लगाया गया, ठीक है। 1100 थानों में एआई माध्यम से साइबर क्राइम को रोकना, साइबर क्राइम के सुरक्षा को बचाना, ऑनलाइन जो फिरौतियां किया जा रहा है, ऑनलाइन जो शोषण किया जा रहा है, उससे बचने के लिए ये जो है एआई जो क्राइम ओएस एआई लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। साथ ही अगर आपसे पूछे कि साइबर क्राइम में कौन सा राज्य आगे है, मतलब प्रभावित है सबसे, तो तेलंगाना जो है साइबर क्राइम में सबसे आगे है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मनरेगा का नाम बदलकर किस नाम पर रखने की मंजूरी दे दी है? आपके पास ऑप्शन है पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना, ग्राम विकास रोजगार योजना, भारत ग्रामीण रोजगार योजना, उसके बाद आत्मनिर्भर ग्रामीण रोजगार योजना। ये जो योजनाएं जो है, अब इसमें से पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। एक बात बताइए साहब, अगर ये नाम चेंज करना ही भारत के विकास है, तो देखा जाए तो बहुत ऐसे जगहों को नाम चेंज कर दिया जाए तो विकास बढ़ जाएगा। क्या भारत अमेरिका को देखा जाए एक विकासशील देश के रूप में आता है? क्या रूस को ही देखे बहुत विकास में है, आगे है? तो क्या भारत को हम लोग क्या करें, अमेरिका का नाम रख दे या रूस रख दे?
नहीं सर, नाम चेंज करने से किसी देश या किसी राज्य या किसी जगह का विकास नहीं होता है। अगर जो आपको नाम चेंज करना ही था तो इसमें मनरेगा में कार्य करने वाले व्यक्तियों के वेतन में आप चेंज करते, उनके अस्थाई कर्मचारी के रूप में आप जो काम कर अस्थाई कर्मचारी के रूप में उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये जो और राज्य में यानी कि गांव में जो योजनाएं चलाई जा रही है मनरेगा में, उसके अधीन आप कार्य जब चेंज कर सकते थे, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, हरदम देखते कोई भी सरकार आती है तो सबसे पहले जो है नाम को चेंज करती है कि उनके सरकार में ये नाम था तो मेरे सरकार में यही नाम था, नाम रहेगा, अलग नाम रहेगा। तो शायद अब हमको तो समझ में नहीं आ रही है, कहीं यही है विकास। तो फिर आगे जो हमको लग रहा है कि 2030 तक भारत जो है दुनिया का सबसे अमीर देश हो जाएगा। ये क्वेश्चन नहीं है, मतलब मेरे सोच से बता रहे हैं, ठीक है। खैर छोड़िए, ये पूज्य पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना जो है, इनके नाम चेंज करके कर दिया जाएगा। अब देखिएगा कि मनरेगा पहले आया था नरेगा, ठीक है। पहले क्या आया था, नरेगा। इसको 2005 में अधिनियम लाया जाता है, 2005 के अधिनियम, ठीक है, अधिनियम लाया जाता है नरेगा नरेगा का, ठीक है। उसके बाद 2006 में इसको लागू कर दिया जाता है। 2006 में लगभग 200 जिलों में लागू किया जाता है, 200 जिलों में, ठीक है। 200 जिलों में ये योजनाएं जो है लागू किया जाता है मनरेगा। जब ये सफल पूर्वक हो जाती है, ठीक है, तब उसके बाद धीरे धीरे जो है अलग अलग राज्यों में ये योजनाएं जो है लगाना शुरू कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन अब ये योजनाएं जो है पूरे देश में, आपसे क्वेश्चन पूछा कि पूरे देश में ये योजनाएं कब लागू हुई थी, तो ये योजना पूरे देश में 2008 में पूरा देश में, यानी कि भारत के जितने भी स्टेट हैं, राज्य हैं, उन सभी राज्यों में मतलब लागू कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन आगे चल के फिर यहाँ पर आता है एक विकास की सबसे बड़ी बात आ जाती है, विकास यानी कि फिर नाम चेंज करने की बात आ जाती है, ठीक है। तो 2 अक्टूबर मनरेगा का नरेगा का नाम जो है 2 अक्टूबर 2009 को इनका नाम जो है फिर से चेंज कर दिया जाता है। अब इनके जगह पर आ जाता है मनरेगा, ठीक है, मनरेगा इनके जगह पर आ जाता है, ठीक है भाई साहब। अब 2025 में भी इनका क्या किया जा रहा है, नाम चेंज करके अब क्या किया गया, पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया है। तो देखिए विकास चल रही है रफ्तार में। चलिए, हमारा आज का जो करंट अफेयर सेक्शन था वो खत्म हुआ, और इसी प्रोग्राम में हम आते हैं टॉपिक ऑफ डे में, देखते हैं कि क्या है। चलिए, टॉपिक ऑफ डे में जो है एससीओ का शिखर सम्मेलन की बात कर रहा है। एससीओ के शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री जो है एससीओ के शिखर सम्मेलन में भाग लेते हैं, और वैश्विक सुधार, आतंकवाद और शांति और सुरक्षा और वित्तीय सहायता पर भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा और वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों के द्वारा ये बातचीत किया जाता है। तो आइए क्वेश्चन पर देखते हैं। चलिए, ये रहा आपके सामने में क्वेश्चन। एससीओ का गठन जो होती है वो 2001 में गठित होती है, और ये के अंतर सरकारी और राजनीतिक और आर्थिक सुरक्षा गठबंधन, यानी कि सुरक्षा और गठबंधन एससीओ के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ कहा कि इसके संस्थापक जो है देश में कौन कौन से है, तो देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संस्थापक देखा जाए तो राष्ट्र में कजाकिस्तान हो जाएगा, उसके बाद चीन, किर्गिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान जो शामिल थे इसमें। साथ ही कह रहा है कि पहला शिखर सम्मेलन 2001 में कहां पर हुई थी, तो 2001 में संघाई में हुई थी, ठीक है। दो पहला शिखर सम्मेलन अगर जो आपसे पूछ देता है कि कहां पर हुई थी, 2001 में कहां पर हुई थी, संघाई में हुआ था। चलिए, आप कह रहे हैं एससीओ जो है इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसके मुख्य कार्य व्यापार, यानी कि जितने भी देश है एससीओ में शामिल है उन देशों के साथ व्यापार करना, साथ ही निवेश करना, ठीक है, निवेश करना, और ऊर्जा और परिवहन और सड़क और बिजली पर बात करने की इस सम्मेलन में किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते फिर देखिए, कह रहे सदस्य देशों के संबंध को मजबूत करना है। जितने भी इसमें देश शामिल है उन देशों के सदस्य देश जो भी है, यानी कि जो शामिल देश है,
उन देशों के साथ एक सहयोग और समन्वय और मजबूती बनाए रखने के लिए बात कहा जा रहा है। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को रक्षा करना, यानी कि कहने का मतलब जो समन्वय, जो देश है उनके क्षेत्र में शांति और सुरक्षा पर विशेष करके ध्यान दिया जाएगा। ठीक, संस्कृति और शैक्षिक वैज्ञानिक तकनीकी आदान प्रदान किया जाएगा, यानी कि इस सम्मेलन ये और इस एससीओ सम्मेलन में जितने भी देश है उनके साथ तकनीकी और वैज्ञानिक और संस्कृति और शैक्षणिक तरीकों से क्या किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा। एक दूसरे देश को सहयोग करेंगे और आदान प्रदान किया जाएगा। ठीक, चलिए आगे इसमें हम लोग देखते हैं करके विश्वास और समानता और विविध पर जोर दिया जाएगा, यानी कि इन सभी देशों के बीच विश्वास और समानता, यानी कि सभी को एक समान नजर से हम तो देखेंगे। जिसकी वित्तीय स्थिति कमजोर होगी उसको हम लोग सहायता करेंगे, मिलजुल कर एक प्लेटफॉर्म पर आकर उसकी मदद करेंगे। ठीक है, एससीओ संरचना पर विस्तार। इनका कहना है कि 1996 ईस्वी में संघाई 5 का गठन कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान जो है ये भाग लेते हैं, यानी कि संघाई 5 का जो बैठक होती है इस बैठक में 5 देश जो है भाग ले रहे हैं। वो 5 देश आपके सामने हैं। ठीक है, 2001 की जो एक बैठक सम्मेलन होती है 2001, उज्बेकिस्तान इसमें शामिल होना, जिसका नाम बदलकर एससीओ कर दिया गया। 2001 में जब सम्मेलन हो रहा है इसमें जो है उज्बेकिस्तान जो है शामिल कर लिया जाता है और उसका नाम बदलकर क्या हो जाता है, एससीओ कर दिया जाता है। ठीक, 2015 के जो सम्मेलन हो रही है उस सम्मेलन को देखा जाए तो उफा शिखर सम्मेलन भारत और पाकिस्तान को शामिल किया गया। अब यहां पर आपको एक नोट डाउन कर लेना होगा कि उफा शिखर सम्मेलन, उफा शिखर सिंबल भारत और पाकिस्तान जो है एससीओ में जब शामिल हुए थे तो भारत और पाकिस्तान जो उफा शिखर सम्मेलन के तहत जो है शामिल और करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो उफा शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि 2015 में उफा शिखर सम्मेलन हुआ था और एससीओ में शामिल करने के लिए इन लोगों को निर्णय लिया गया। ठीक, 2016 में भारत पाकिस्तान ने ताशकंद में दायित्व ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए 2016 में, यानी कि शामिल होने के लिए फिर ये दोनों देश जो एक साथ आते हैं और 2016 में ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हैं। 2016 में अस्ताना में भारत और पाकिस्तान पूर्ण सदस्य बन गए, यानी कि 2015 में उफा सम्मेलन हो रहा है, यहां पर देखिएगा उफा शिखर सम्मेलन हो रहा है, उसके बाद उसमें शामिल करने के लिए निर्णय लिया जाता है कि भाई साहब आपको हम जो है शामिल करेंगे। उसके बाद 2016 में ताशकंद में एक समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर होता है और 2017 में पूर्ण रूप से सदस्य इनको बना लिया गया है। ठीक, तो ये बात याद रखिएगा, पूर्ण रूप से सदस्य बन गए। 2021 की बात करेंगे, 2021 में धीरे धीरे देश जो है जुड़ने लग रही है, तो 2021 में ईरान को भावी पूर्ण सदस्य के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, वर्तमान सदस्य चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस जो है इसमें रूस शामिल है। ठीक है, चलिए पाकिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान भी इसमें शामिल है। चलिए यहां पर देखिएगा, तो वर्तमान में सदस्य चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान भी इसमें क्या है भाई साहब, शामिल है। पर्यवेक्षक अफगानिस्तान और बेलारूस, मंगोलिया। पर्यवेक्षक के रूप में कौन सा देश है, तो 3 देश कौन से, अफगानिस्तान है, बेलारूस है और मंगोलिया है। बेलारूस है और मंगोलिया है आपका, है ना जी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब जो है संवाद और सहयोग आर्मेनिया, अजरबैजान और कंबोडिया और श्रीलंका, ठीक है, इसमें है। ठीक है, तुर्की, मिस्र, नेपाल, कतर और सऊदी अरब भी शामिल हो गए हैं। ठीक, चलिएगा राजाध्यक्षों की परिषद, सर्वोच्च निर्णय लिया जाएगा और इसमें
लेने वाली संस्था रणनीतिक दिशा को निर्धारित करेगी। यानी कि इनके कहने का मतलब है राजाध्यक्ष परिषद जो होगा वो जो भी निर्णय लेगा, एक सर्वोच्च निर्णय लेगा, तो उस सभी देशों को मानना पड़ेगा। शासन अध्यक्ष दूसरी सर्वोच्च बहुपक्षीय सहयोग भी करेंगे। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि विदेश की मंत्रियों परिषद और सदस्य के बीच, यानी कि जो भी देश इसमें शामिल है तो उस देश के विदेश मंत्री, अलग अलग देशों के विदेश मंत्री बैठेंगे और कूटनीति और समन्वय और किस देश में क्या करना है विकास के तौर पर, वित्तीय सहायता पर बात करेंगे। इनके द्वारा कहा जा रहा है समन्वय बनाने के लिए। राष्ट्रीय समन्वय परिषद प्रतिदिन की एससीओ गतिविधियों को प्रबंधन करेंगे, यानी कि इन्हीं के द्वारा क्या किया जाएगा, प्रबंधन किया जाएगा। ठीक है साहब, आगे चलते हैं हम लोग। इनके सचिवालय की बात करेंगे, गतिविधियों का प्रबंधन करेंगे। सचिवालय बीजिंग में है। बीजिंग महासचिव के अध्यक्षता वाले हैं, मुख्य कार्यकारी निकाय है, यानी कि इनकी सचिवालय हम लोगों से पूछे तो बीजिंग में है, यह बात याद रखिएगा। आरटीएस ताशकंद आतंकवाद पर बात किया जाएगा। किसी भी देश में एक सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं वो देखा जा रहा है तो आजकल जो है आतंकवाद की बढ़ावा देना। अलगवाद जो है आपकी, अलगवाद एक ऐसी है संस्कृति, धार्मिक जात पात, धार्मिक संस्कृति और उस देश के अंदर लड़ते हुए समस्याओं से एक अलग राज्य बनाने के लिए जो बात करते हैं वो होते हैं अलगवाद होते हैं। ठीक है, चलिएगा। और उग्रवाद के विरोध पर कार्य करना, यानी आतंकवाद पर भी कार्य करना है। और जो उग्रवाद भी जो है, उग्र लोग जो हिंसा को झड़प देते हैं, हिंसा को भड़का देते हैं, उन लोगों पर भी बात कार्य किया जाएगा, उन लोगों के विरोध। व्यापार परिषद आर्थिक सहयोग और निवेश को बढ़ावा देना। इसमें कहा जा रहा है कि आर्थिक सहयोग, जो देश पिछड़ा होगा उसको आर्थिक सहायता तो दिया जाएगा, साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि आर्थिक सहयोग से बढ़ावा देने और निवेश भी किया जाएगा, यानी कि उस देश में निवेश का भी प्रबंध किया जाएगा। अंतर बैंक संघ, केंद्रीय बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहयोग दिया जाएगा। यहां पर कहा जा रहा है कि केंद्रीय बैंक जो होंगी, यानी कि केंद्रीय बैंकों के द्वारा वित्तीय सहायता भी दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आज के टॉपिक में हमारा यही था। चलिए अगला टॉपिक क्या है, चलिए ये हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और 4 आ गया है। चलिए भारत में कह रहा है कि भारत में मिट्टी के प्रकार के बारे में बात कर रहा है। हम आपसे पहले भी बताए कि विश्व मृदा स्वास्थ्य दिवस, मृदा है तो धरती है, धरती है तो जीवन है, जीवन है तो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं तो हम हैं। ठीक, चलिएगा। इसमें कह रहा है कि अधिक एशियल सामग्री उर्वरता कम अन्य रेह उस्तर और कल्लार राख। देखिएगा ये क्षेत्र जो होती है, कहने का मतलब एक ऊसर भूमि के, इसमें रेह और ऊसर भूमि की बात कर रहा है। रेह जो देखे होंगे और ऊसर, रेह वो ऐसा जगह, जैसे गांव देहात में आप रेह देखिएगा ना, जैसे कि धोबी एक जाति होती है, वो लोग कपड़ा वगैरह को खींचते हैं, खींचने के बाद वो सरफ वाशिंग पाउडर निरमा से नहीं धोते हैं भाई साहब, वो जो है नहर वहर पर जाए खेत उत में देखिएगा, जो परती जगह होता है वहां पर देखिएगा रेह जो है निकला रहता है, यानी कि देखा जाए उसको सोडियम की मात्रा जो होती है ज्यादा होती है। तो ये रेह को क्या करता है, लोग इकट्ठा करने के बाद उसको उसी एक जगह करके एक गड्ढा खोद के कपड़ा को उसी में डालकर साफ कर लेता है। और साफ करने के बाद क्या करता है लोग उसको, मतलब सफाई जब हो जाता है तो यानी कि सरफ से वो लोग नहीं धोते हैं, तो वहां पर रेह का ही लोग प्रयोग करता है। ठीक है, ऊसर भूमि एक ऐसी भूमि है कि जिस पर किसी भी पर माने उपजाऊ भूमि, अनुपजाऊ भूमि है, इसमें खाने योग्य भूमि नहीं है, यानी अनुपजाने योग्य भूमि नहीं है, इतना याद रखिए। इसमें क्या होता है कि सोडियम की मात्रा पाई जाती है। अब सोडियम की मात्रा पाई जाती है तो ये क्या होती है, अम्लीय होती है कि क्षारीय होती है, तो ये अम्लीय हो जाती है। अब आपके दिमाग में आ जाता है कि अम्लीय और क्षारीय की जब बात कर रहे हैं तो एक पॉइंट यहां पर हम लोग देखें, देखिए अम्लीय, यहां से देखा जाए 0 से लेकर 14 की बात करेंगे, 0 से लेकर 14 की बात करेंगे। ये हमारा क्या है भाई, तो पीएच स्केल है। क्या है भाई, पीएच स्केल है। ठीक है, 0 से लेकर 14 तक, यानी कि 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 और ये रहा हमारा 14। 0 से लेकर 14 तक ले है, ये पीएच मान दर्शाया गया। बीच वाला जो भाग होता है, यानी ये वाला जो भाग होता है वो उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है। और इधर वाला जो भाग होता है ये क्षारीय होता है, क्षारीय। और इधर वाला भाग जो होता है अम्लीय होता है। क्या? एक मिनट। इधर वाला भाग जो होता है ये अम्लीय होता है। ठीक है। तो यानी कि 7 से अगर ये इधर जाते हैं तो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो, क्षारीय हो जाएगा। और इधर रहते हैं तो क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। अगर ये इधर आते हैं तो क्या होता है? अम्लीय हो जाता है। यानी कि ऊसर भूमि जो है क्या करता है? किसको दर्शाता है? तो क्षारीयता को दर्शाता है। जिस खेत में क्षारीयता अगर जो हो जाती है तो वहां पर अनउपजाऊ भूमि हो जाती है, यानी कि फसल वगैरह नहीं हो पाती है। ठीक है। तो इसको कम करने के लिए, यानी ऊसर भूमि जो है, ऊसर भूमि को देखिएगा, ये रेह भी कहा, ऊसर, कल्लार और राकर, ये सब उसी की प्रकार में आते हैं। तो ऊसर भूमि को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो एक तो उपाय होता है कि मिट्टी को कटवा दीजिए। दूसरा उपाय जो है जिप्सम वगैरह का प्रयोग करके उस खेत को उपजाऊ भूमि बना सकते हैं। साथ ही ये भी कर सकते हैं कि खेत में पानी जो है 2-4 दिन 10 दिन तक ले छोड़ दीजिए, तो वो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा उपजाऊ अनउपजाऊ भूमि हो जाती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दलहन फसलों के उपाय जो है प्राकृतिक और मानव जाति के कारणों प्रभावित। दलहन फसलें जो है प्राकृतिक, यानी प्रकृति के साथ हम लोग तो खिलवाड़ आप लोग करवे ही करते हैं। मिट्टी का कटाव कर देते हैं, पेड़ पौधा काट देते हैं। और कहीं ना कहीं जो मिट्टी पेड़ जो कटाव वगैरह होता है तो कहीं पॉल्यूशन प्रदूषण वगैरह से को हम लोग को क्या करना है? झेलना पड़ता है। ठीक है। देखिएगा पीटी दलदली मृदा क्या है? तो कह रहा है कि ये कम जल निकास वाली डेल्टा क्षेत्र होती है, जैसे बंगाल, डेल्टा केरल। बंगाल के क्षेत्र में देखा जाए तो डेल्टा, उसके बाद केरल वाले क्षेत्रों में आपको मिलेगा। ठीक है। देखिए इसमें कहां पर पड़ेगा आपका? हाँ, देखिएगा एक बैंक वाटर अल्मोड़ा। ठीक है। जैविक पदार्थ में समृद्ध और नमी नमी और लवणीयता में अधिक धान, जूट और मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। भारतीय मृदा की समन्वय और विशेषताएं के बारे में पूछ रहा है। तो कह रहा है पेनिनसुलर, ठीक है, पेनिसुलर मृदा अपनी पुरानी और परिपक्व उत्तर के मैदानों में नई उपज एक के मिट्टी है। ये उर्वरकता में अंतर और अफवाह और काली मृदा। अफवाह मृदा उस मृदा को कहा जाता है जो मृदा जो होती है पानी के कटाव से और हवा और पानियों के हवा से उड़कर एक मिट्टी दूसरे जगह जगह मिट्टी पर चली जाती है, उसी को अफवाह तंत्र कहा जाता है। ठीक है। अफवाह गांव देहात में भी देखिएगा अफवाह फैलाया जाता है कि फलाना के बेटी फलाना के लड़का के साथ भाग गई। एक व्यक्ति से कहेगा कि आप जो है ना इसको मत बताइएगा, लेकिन उस औरत जाए दूसरे औरत के पास जाएगी तो वो बोलेगी एगो बात बोले, ऐसा ऐसा बात है। ठीक है। तो वो बोलेगी हम नहीं बताएंगे, लेकिन वो भी किसी और को बताएगी, वो भी किसी और की बताएगी। लेकिन यही हाल हो जाता है कि हम भागे किसी और के पीछे, वो भागे किसी और के पीछे, और सुबह देखा जाता है कि ये बातें क्या होती है? फैल जाती है। तो वही एक अफवाह मृदा है। यानी कि क्या होता है कि यानी कि बाढ़ से या पानी या हवाओं के द्वारा एक मिट्टी दूसरे जगह मिट्टी चला जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि उर्वरकता और अंतर अफवाह और काली मृदा अत्यधिक उपजाऊ होती है, जबकि लेटेराइट जो है एक मरुस्थलीय मृदा और क्षारीय मृदा कम उपज होती है लेटेराइट मिट्टी में। ठीक है। चलिए दीर्घकालीन कृषि के पोषक तत्वों की कमी, अपक्षय, मरुस्थलीयकरण और जल जमाव और लवणता और बंजर भूमि को जन्म देती है। यानी कि मरुस्थलीय राजस्थान वगैरह क्षेत्र में आप चले जाइएगा तो
ये स्थल कर यानी कि जल जमाव जो होता है उसमें वहां पर कम ही होता है। और लवणता और बंजर भूमि आपको सबसे ज्यादा मिली, कटीली पदार्थ जो है वहां पर वन वृक्ष वगैरह सबसे ज्यादा मिलेगी आपको। भारत में मृदा की प्रमुख विशेषताएं यानी कि हिमालय और चंबल की खाई क्षेत्र में देखा जाए तो मृदा के अपवर्दन और मृदा की कटाव देखा जाए तो आपको मिलेगा। ठीक है, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र से जो मृदा होती है वो कट 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 के धरातल पर यानी कि समतल क्षेत्रों में आ जाती है। लाल लेटेराइट और मरुस्थलीय मृदा में पोषक तत्व की कमी होती है, यानी कि इसमें लाल और इसमें नाइट्रोजन की भी कमी होती है, इतना याद रखिएगा, नाइट्रोजन की भी कमी होती है। लाल लेटेराइट और मरुस्थलीय मृदा में पोषक तत्व की कमी होती है। थार मरुस्थल और वर्षा छाया क्षेत्रों में मरुस्थलीयकरण होती है। पंजाब हरियाणा मैदानों में जल जमाव होता है। अभी आप देखे होंगे कि पंजाब में बाढ़ आया था तो जल जमाव सबसे ज्यादा हो गया था। और जल जमाव, और ये पंजाब जो क्षेत्र है पंजाब हरियाणा, इस क्षेत्र में एक अनुपजाऊ भूमि है ये। ठीक है, अत्यधिक सिंचाई से लवणता और क्षारीयता जो है, अच्छा, अत्यधिक जब सिंचाई सिंचाई से लवणता और क्षारीयता है बढ़ जाती है। अत्यधिक दोहन और शहरी अतिक्रमण मृदा उत्पादन को खतरे में डाल देता है। यानी अत्यधिक जब दोहन होगा और साथ ही शहरी अतिक्रमण होगा, कहने का मतलब है कि देखिए शहरी अतिक्रमण में जैसे पॉल्यूशन वगैरह फैल जाता है, साथ ही देखा जाए प्रदूषण पॉल्यूशन वगैरह, उसके बाद पेड़ पौधे को काट कूट कर बराबर कर दिया जाता है, साफ सफाई कर दिया जाता है। ठीक है, और पलायनी वगैरह पलायनी वगैरह जराया वराया जाता है, तो सब क्या है अतिक्रमण में भी आ जाता है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा। चलिए, अब जो है एक अनक क्राक्टो जो है, इनके बारे में पढ़ना है हम लोगों को। ये जो है इंडोनेशिया के सूडा जल मरुस्थल में जावा और सुमात्रा के द्वीप के बीच एक ज्वालामुखी विस्फोट होती है अचानक। ठीक है, 2023 के महीने में ये 7 बार लगातार मैंने विस्फोट होती है। 2023 के महीनों में 7 बार विस्फोट होती है। अनक्रेकटाउ जिसका अर्थ होता है अनक्रेकटाउ जिसका जिसका अर्थ होता है क्रेकटाउ, क्रैकटाउ का बच्चा, यानी कि यह प्रसिद्ध क्रैकटाउ का संतान। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि छोटे महाद्वीप जो होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होते हैं बंट जाते हैं, वो उसी के बारे में यहाँ पर कह रहा है। देखिए, जिसके 1883 में हुए विशाल विस्फोट, यहाँ पर 1883 में एक विशाल विस्फोट हुआ था। और ये ऐसा विस्फोट हुआ था कि 4800 किलोमीटर के दूरी तक, कितना भाई, तो 4800 किलोमीटर की दूरी, 4800 किलोमीटर की दूरी तक ले इस विस्फोटक की आवाज गई थी। ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया तक ले इसकी आवाज जो है पहुंच गई थी। ठीक, चलिए, और इसकी जब विस्फोट हुआ था तो 120 फीट ऊपर उठा था ये, 120 फीट जो है ऊपर उठा हुआ था ज्वालामुखी जब विस्फोट हुआ था तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर विस्फोटक के कारण वैश्विक शीतलन का दौर शुरू हो गया था। और 2018 के बाद, यहाँ पर कह रहा है कि 2018 के बाद अनक्रैकटोवा 4 में से दूसरे उच्चतम चेतावनी का स्तर पर हो गया। यानी कि 2018 में इस क्षेत्र में आपात और चेतावनी की स्थिति पैदा हो गई थी। चलिए, सूडा जल मरुस्थल इंडोनेशिया और जावा और सुमात्रा द्वीप के बीच में स्थित है। सूडा जल मरुस्थल जो इंडोनेशिया और जावा और सुमात्रा द्वीपों के मध्य स्थित है। यह जावा सागर को हिंद सागर से जोड़ता है। ठीक है, जावा सागर को वो किस सागर से जोड़ता है, तो हिंद सागर से जोड़ता है। और जल मरुस्थल मध्य में अनेक ज्वालामुखी द्वीप स्थित है इस महासागर के। ठीक है, तो आज के हमारा जो है ये टॉपिक ऑफ डे भी जो है हमारा क्लियर हुआ। और इसमें आगे देखते हैं तो डेली जनरल अवेयरनेस क्यूज जो है ये आपको दिया जाता है, और ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिलेगा आपको। तो इसमें देखा जाए ये क्वेश्चन जो है ये आपको सॉल्व करना है, और आपने आपको देखना है कि हमसे ये क्वेश्चन कितना बन रहा है और कितना नहीं बन रहा है। फिर हम अगले सेशन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे।
तब तक के लिए नमस्कार।